हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। आप सभी अपनी छुट्टियां मना रहे होंगे। फिर भी आज हम लोग ज़्यादा बोझ नहीं लेंगे और एक जनरल जो टॉपिक होता है उसको हम आज अपने उठाया है। आज जो ग्रामर का जो मैं कंसेप्ट जो शुरू किया हूँ उससे थोड़ा आज ब्रेक आपको देते हुए एक नई चीज़ जो है उस पर अपना ध्यान फोकस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, उसके क्या क्या कुछ टिप्स हैं। इस मुद्दे पर आज हम लोग आपसे चर्चा करेंगे ताकि हमारे छात्रों का तैयारी जो है ठीक से अच्छा और बेहतर से बेहतर हो सके। आइए कुछ देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सम टिप्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो जो परीक्षाएं लेती हैं वह उसके बारे में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी तैयारी कैसे की जाए और इसमें कितनी तरह की परीक्षाएं होती हैं। इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, उनका वेटेज क्या होता है, उनका स्तर क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर हम आपकी आशंकाओं को दूर करेंगे ताकि हमारे विद्यार्थी अपनी तैयारी को एक नई धार दे सकें। ठीक है। और अपने मुख्य जो बिंदु है उस पर आने से पहले मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि बस उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य को पा न लो। यस, बस हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तत्परता के साथ हम लोग आगे बढ़ने के लिए कसम खाइए और आगे आज से बिल्कुल अपनी परीक्षा को एक नई धार देने के लिए लग जाइए। और लगातार मैं इन सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे मैं आपको इस लेवल तक ले जाऊंगा जिसकी वजह से आप अपनी परीक्षा में 25 में 25 का मतलब 100% जो आपकी एक्यूरेसी होगी, आपके मार्क्स इतने आने का जो मैं टारगेट रखा हूं और वो मैं आपसे करवाऊंगा और कोई नहीं बल्कि आपसे। जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जीरो है उसको मैं हाई लेवल तक लाने की कोशिश करूंगा और एक साधारण सा जो विद्यार्थी है वो भी एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा और अपने लक्ष्य को भेद पाएगा, अर्जुन की तरह बिल्कुल। तो हम लोग देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सम टिप्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं वह 3 स्तर की हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, एक सीजीएल जो स्नातक स्तरीय होता है, इसलिए इसको हम लोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कहते हैं, राइट। नंबर 2 में जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इसको CHSL कहते हैं। अभी अभी हाल के दिनों में इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, राइट। और जो विद्यार्थी जो सेकेंडरी इंटर कर चुके हैं वे परीक्षा के एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई शुरू करना हो गया है और इसमें आप लोग अपना एप्लीकेशन जरूर से जरूर डाल दें और उसकी तैयारी में लग जाइए। ठीक है। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL पर आज हम फोकस करेंगे क्योंकि इसकी परीक्षाएं हो गई लगभग। और इसके बाद एक और परीक्षा होती है जो है मैट्रिक लेवल का होता है जो कि MTS, यस, मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो परीक्षाएं होती हैं जो मैट्रिक लेवल की होती है इसको हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इन सभी परीक्षाओं में जो आज मेरा फोकस होगा वह है आपका CHSL। जी हाँ, और इसको हम लोग कैसे टारगेट करेंगे, कैसे इसको फतह करेंगे, इसकी पूरी रणनीति मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किन एरिया पर हम लोग को पूरा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हमारा स्कोर अच्छा से अच्छा हो सके। ओके, हम बारी बारी से देखते हैं कि कौन ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नजर रहती है। ओके, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ पर सिलेक्ट किया है और उसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है उसमें कॉमन एरर का होता है। कॉमन एरर जिसमें इसको स्पॉटिंग एरर भी कहा जा सकता है, जिसमें एक सेंटेंस दिया रहता है उसमें 4 खंड उसके बनाए जाते हैं ABCD, है ना, और उसमें एक ऑप्शन भी आता है कि इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है। तो कॉमन एरर का जो प्रश्न होता है एक महत्वपूर्ण सेक्शन है
और इसमें 2-3-4 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। इसलिए हम लोगों को इस सेक्शन को बहुत ठीक से करना है। और मैं अभी एक शुरू किया हूँ सीरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच का, लगातार उसको मैं 1 बाय 1 करके आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन सब करने के बाद आप एक लेवल में आएंगे और जिसके माध्यम से आपको हर टॉपिक से आपके एरर को मैं दूर करने में, उसको पकड़ने में आपकी सहायता करूंगा। ठीक है, तो कॉमन एरर से प्रश्न आते हैं और इसको हम लोग को देखना है। राइट। नंबर 2, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है? इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस ये होता है कि किसी सेंटेंस लिखने के बाद उसके किसी एक सेगमेंट, किसी एक भाग में गलत शब्द दे दिया जाता है। उसका सब्स्टिट्यूट क्या हम लोग दे करके उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, इसके लिए भी विकल्प आपके पास दिए रहते हैं। और उसके माध्यम से उस सेंटेंस को वहां पर पुट करके, उसको रिप्लेस करके हम उस सेंटेंस को बिल्कुल ग्रामेटिकली और मीनिंगफुल जो है बना सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस भी जो है एक महत्वपूर्ण है। इसके बाद नंबर 3 में हमारा आता है वह ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, यस। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका जो महत्वपूर्ण जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और भी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर आपका एक्टिव और पैसिव का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह काफी महत्वपूर्ण है और इससे बहुत अच्छे प्रश्न जो हैं बनते हैं। और मैं इस पर एक्टिव और पैसिव पर एक वीडियो भी मैं बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आता ही आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो कॉम्प्रिहेंशन है या अन्य क्लोज टेस्ट है, सब कुछ माने इंग्लिश को समझने में, जानने के लिए यह एक्टिव पैसिव का ज्ञान काफी आवश्यक है और इसको बहुत ध्यान पूर्वक हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। और इस पर मैं अभी वीडियो बना चुका हूं। इसके बाद यस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्पीच जिसको कि हम लोग नरेशन भी कहते हैं, और नरेशन से जो प्रश्न है इसमें जरूर से जरूर आते हैं। यह बिल्कुल कोर माने इंग्लिश का एक कोर सेक्शन है जिसको आपको बहुत ही तरीके से आपको इसको तैयार करने की आवश्यकता है। मैं जैसे ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज समाप्त होगा उसके बाद मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पर भी आपको वीडियो दूंगा और वह काफी आपके लिए सहायक होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है, नरेशन जो होता है, उसका जो मुख्य कंसेप्ट है उसको विद्यार्थियों को, छात्रों को बिल्कुल समझने की आवश्यकता है। और विश्वास मानिए, मैं आपको इस तरह से आपको नरेशन की जानकारी दूंगा जो बिल्कुल बहुत ही आसान आपको लगेगा और बहुत ही आप जिसको कहा जाता है कि बिल्कुल हाथ खेल में आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ओके, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का ज्ञान भी हम लोगों को जरूरी है। इसके बाद कुछ प्रश्न आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सी ग्रामेटिकल भी हो सकता है, प्रीपोजिशन का भी हो सकता है, या आपका जो वोकैब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसका भी कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको दे दिया जाएगा। और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है और उसको भरना है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स का भी हम लोगों को अभ्यास करना है। और आगे आने वाले दिनों में जो परीक्षाएं हुई हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं आपको कराऊंगा और इससे आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से कैसे प्रश्न आते हैं, इसको आप समझने की स्थिति में होंगे। ठीक है, सिनोनिम्स पर मैं एक वीडियो भी दे चुका हूं, लेकिन वह काफी नहीं है। अभी उसमें और बातें हमको जोड़नी है और आपको उसमें कंटेंट आपको देंगे, ऐसे कंटेंट उसमें आपको पढ़ाएंगे, ऐसे सब्जेक्ट आपको देंगे जिससे कि आपका सिनोनिम जो शब्द है उसका जो कंसेप्ट है बिल्कुल हलवा की तरह हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, अब हमारी योजना है आगे आने वाले दिनों में एंटोनिम्स
हालांकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स साथ चलना चाहिए, लेकिन इसका एंटोनिम्स, इस पर 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं, इसको हर हाल में आपको करने की आवश्यकता है। तो एंटोनिम्स को भी हम लोगों को ध्यान देना है। कोई भी सेंटेंस में कोई वर्ड आता है, ठीक है, तो उसको जैसे तो हमको तत्काल उसका सिनोनिम तो खोजते ही हैं, साथ ही साथ हमको उसके एंटोनिम्स को भी फोकस करना चाहिए कि इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका विलोम क्या हो सकता है, इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसको भी हम लोग को जानने की और समझने की आवश्यकता है। जिस तरह से किसी भी जो वर्ड्स है, किसी भी जो कोई भी शब्द है, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी हमारे लिए आवश्यक है, उसी तरह से उसका सिनोनिम्स, उसका एंटोनिम्स का ज्ञान सभी छात्रों को होना बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, एक टॉपिक और महत्वपूर्ण है जिस पर प्रश्न आते हैं, और यह सेक्शन बहुत ही आसान होता है। मैं बताऊं, इसमें 2-3 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं वह आराम से आप इसको सही कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस पर आते हैं, जिसको मैं आपको आने वाले दिनों में इसके बारे में और विस्तार से आपको बताऊंगा, और बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास भी आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और किसी भी सेंटेंस में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो वह सेंटेंस की जो क्वालिटी होती है बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी जो है काफी बढ़ जाती है, सुनने में भी काफी अच्छा लगता है, और काफी वह लैंग्वेज आकर्षक हो जाता है। जैसे कि हम हिंदी लैंग्वेज में मुहावरे का प्रयोग करते हैं, तो वह मुहावरे जो होते हैं हमारे सेंटेंस को, किसी वाक्य को काफी बहुत अच्छा बना देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इंग्लिश में भी हम लोगों को इडियम्स और फ्रेजेस हैं जिनका ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए, और इससे भी प्रश्न आते हैं। मैं प्रतिदिन कोशिश करूंगा कि इस पर कुछ ना कुछ आपको कंटेंट दूं। ठीक है, एक और सेक्शन है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, स्पेलिंग टेस्ट। राइट, हम लोग अपनी क्लास में विद्यार्थियों के बीच श्रुति लेकर कराते हैं ना, डिक्टेशन है ना, आपके सर लोग कराते होंगे या बचपन में आप लोग किए होंगे कि किस तरह से आपके सर आपका टेस्ट लेते हैं कि किस तरह से आप शब्द को सही लिख पाते हैं। श्रुति लेख, यस, डिक्टेशन। तो उस डिक्टेशन का ज्ञान जो है यहाँ पर आपका काफी काम आने वाला है कि 4 वर्ड आपके दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे? 4 वर्ड दिए रहेंगे। ठीक है, और उस 4 जो शब्द हैं उसमें कौन गलत है या कौन सही है, इसको आपको पकड़ना है। बिल्कुल स्लाइट डिफरेंसेस उसमें होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, लगेगा अरे यार ये तो सब सही है ना, लेकिन आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है, उसमें एक सही हो सकता है या एक गलत हो सकता है ना, तो उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से स्पेलिंग टेस्ट से एक क्वेश्चन आता है कि जो सही है या कोई गलत स्पेलिंग है उसको आपको करेक्ट करने की स्थिति में आना है। इसलिए जब भी कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई भी प्री कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन हल करते हैं, तो उसमें जो कुछ शब्द आते हैं जो थोड़ा सा भारी भरकम भी हो सकता है, तो वैसे शब्दों को बार बार लिख कर अंडरलाइन करके वैसे शब्दों को, स्पेलिंग को हम लोग को याद करना चाहिए, और हमेशा इसको प्रयोग में भी, सेंटेंस में भी, बोलने में भी करना चाहिए, ताकि वह हमारे एक लैंग्वेज का एक हिस्सा बन सके। ओके, अब एक क्वेश्चन है PQRS, जिसको अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें किसी सेंटेंस को 4 भागों में बांट करके अलग अलग कर दिया जाता है, ABCD या PQRS के रूप में। इसको जंबल सेंटेंस भी कहते हैं, और उनका क्रम जो होता है आगे पीछे किया हुआ रहता है। राइट, अब आपको उसमें देखना है कि इसमें से सबसे पहले इसके किस भाग को आगे रखें, और इसके बीच में किसे रखें, अंत में किसे रखें, ताकि उस सेंटेंस का एक मीनिंगफुल, उसका कुछ अर्थ निकल सके, और वह ग्रामेटिकली वह बिल्कुल सही भी हो सके। तो यह भी क्वेश्चन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मेरा बात को मानिए कि जब अगर आप इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो यह प्रश्न काफी सरल हो जाएगा। और मैं आपको इस तरह से आपको बताऊंगा कि आप इसमें से 4 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन
बिल्कुल आप सही करने की स्थिति में हो जाएंगे। ओके, चलिए, एक होता है क्लोज टेस्ट, राइट। क्लोज टेस्ट में एक पैसेज दिया रहता है और उसमें 4 जगह या 5 जगह कुछ खाली जगह छोड़ दिए जाते हैं। और जैसे मान लीजिए कि क्लोज टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है किसी सेंटेंस में आएगा, तो उसको भरने के लिए आपको बगल में नीचे पर 4 उसके विकल्प दिए रहेंगे कि बताइए कि वहां पर कौन सा जो वर्ड है उसको रखा जाए ताकि हमारा जो पैसेज है वह बिल्कुल मीनिंगफुल और सही जो है अर्थ दे सके। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल समान मीनिंग रखते हैं, लेकिन कंटेक्स्ट के हिसाब से वहां पर जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है उसी शब्द को वहां पर चुनना है, उसी शब्द को वहां पर रखना है ना। तो क्लोज टेस्ट का अभ्यास हम लोग को बार बार करना है और मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसका एक सेट निकालिए और उसमें से इसको एक कम से कम प्रतिदिन करने का काम शुरू कर दीजिए। इस तरह से आने वाले दिनों में यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। ओके, अब एक है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है समझना, राइट। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? समझना। यह जो कॉम्प्रीहेंशन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम लोग को बार बार अभ्यास करके इस पर अपनी पकड़ को मजबूत करना है। छोटी परीक्षाएं हो या बड़ी परीक्षाएं हो, सभी में कॉम्प्रीहेंशन दिए जाते हैं। बड़ी जो परीक्षा यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती है उसमें तो एक पेपर ही होता है जिसमें केवल कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इस तरह से और जो दूसरी परीक्षाएं होती हैं उसमें कॉम्प्रीहेंशन सीडीएस का हो चाहे किसी तरह का जो परीक्षाएं होती हैं उसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन आता ही आता है। आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देख लीजिए या नीचे क्लास का जो एग्जाम होता है उसमें भी अब कॉम्प्रीहेंशन पर काफी प्रश्न बनते हैं, राइट। तो कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग को करने का बिल्कुल अभ्यास करना है। तो इस तरह से आज मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि किस तरह से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन को ठीक कर सकते हैं और कैसे हम लोग अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखें हमारे साथ यहाँ पर मैंने 3 जितने टॉपिक्स बताए गए हैं उसमें से 3 को हमने घेरा लगा रखा है ना। तो आखिर घेरा लगाने का मतलब क्या है? घेरा लगाने का सीधा सा मतलब ये है कि दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कवर द टोटल 50% मार्क्स, राइट। अगर जिसको मैं घेरा लगाया हूं, अगर उसको आप लोग देखेंगे तो एक टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और यह पूरे मार्क्स का, यस, पूरे मार्क्स का 50% कवर करते हैं। इसलिए इन जो टॉपिक है, इन जो टॉपिक है, ऐसे प्रश्नों को आपको बार बार हल करने की आवश्यकता है, उस पर पूरा कमांड बनाने की आवश्यकता है। जैसे एक में है कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 3 हो गया, कॉमन एरर का हो गया, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस का हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का हो गया, और एक है यहाँ पर क्लोज टेस्ट। जी, बहुत ही क्लोज कंटेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। और कंप्रीहेंशन। तो ये जो 5 टॉपिक हैं वे काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बाकी सारे के सारे टॉपिक जो है काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन 5 सेक्शंस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और मेरी बात को मानिए, इस तरह से आप लगातार अपने अभ्यास को बनाए रखें और अपनी तैयारी को एक नई धार दें। मैं आपकी तैयारी को धार देने में मैं अपना अधिक से अधिक योगदान देने की कोशिश करूंगा और आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से आपके जो है इंग्लिश का जो लैंग्वेज है काफ़ी आसान हो जाएगा और उसको आप अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने की स्थिति में होंगे। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड बाय।